नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकरानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर सचिवालय में बैठक की। मेले के सुचारू क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही निधि निराधन के गठित समिति की समीक्षा की गई और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत लगातार सवाल उठा रहे हैं। पहले उन्होंने बीजेपी पर वसूली का आरोप लगाया और एमडीडीए और सरकार पर 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है। हरक सिंह रावत का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो नक्शा एमडीडीए ने पास किया था, उस पर गरीबों के लिए 2000 फ्लैट बनाने थे, लेकिन उनकी जगह अमीरों की कोठियां खड़ी हो रही हैं। देखिए, आज से जब मैं श्रम मंत्री था, मुझ पे एक व्यक्ति आया, एक पत्रकार के साथ आया था। उसने कहा साहब मैं 2000 फ्लैट बना रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और जो लेबर सेस होता है वो एक साथ नहीं जमा कर सकता, इसको किस्तों में कर दो। मैंने 10 किस्तों में कर दिया उसको लेबर सेस। मैंने कहा यार गरीबों के लिए आवास बन रहा है तो धीरे धीरे जमा हो जाएगा। उस योजना का पूरा नक्शा पास, एमडीडीए से नक्शा पास हो गया 2000 फ्लैट का। प्रधानमंत्री आवास उत्तरा योजना करके कंपनी बन थी उस व्यक्ति की, उत्तरा योजना कंपनी। अभी मैं कुछ दिन पहले उस जगह पे गया तो मैंने सोचा ही 4-5 साल हो गए, वहां रेजिडेंस बन गए, गरीबों के लिए आवास बन गए होंगे। मैं वहां गया तो वहां आवास के बजाय वहां तो कोठियां बन रही हैं, प्लॉटिंग कर दी, वो सारी जमीन खुर्द-बुर्द कर दी और सरकारी जमीन भी जोड़ के उसमें खुर्द-बुर्द कर दी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने इसे गरीब और बेघर मजदूरों के साथ धोखा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब को घर देने के वादे की पोल खोलने वाला मामला बताया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने एमडीडीए और सरकार पर 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि अब देखना होगा इस घोटाले पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करती है। सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। और मुझे पता चला कि जो व्यक्ति, उस दिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो व्यक्ति आया था वो आज सत्ता के गलियारों में बैठता है और सारा कारोबार कर रहा है। मुख्यमंत्री आवास में, सचिवालय में बड़ी सांठगांठ हो रखी उसकी। तो ये इतना बड़ा घोटाला है ये बिना सरकार, एमडीडीए अगर 4 फुट कोई छत बाहर निकालता है, एमडीडीए उसको तोड़ने पहुंच जाती है। ये गैर कानूनी तरीके से इतने प्लॉटिंग हुई। जो प्रधानमंत्री गरीबों के लिए आवास योजना थी, उसके फ्लैट और उसके लिए जो जमीन आवंटन की गई थी, उस जमीन को खुर्द-बुर्द क्यों किया गया? बहुत बड़ा घोटाला। इससे पहले हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड बीजेपी पर पार्टी के लिए 30 करोड़ रुपए के एफडी का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वसूली कर नेताओं ने पार्टी के लिए पैसे दिए थे।
बाद में उन्होंने देहरादून पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने तक माला नहीं पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। अब भ्रष्टाचार वाले आरोप की बात कहां तक जाती है, ये सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कुछ समय पहले ही नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सोसाइटी यानी NARI 2025 की रिपोर्ट जारी की गई, जो अब सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर भी टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया। बताया गया कि देहरादून महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब इस रिपोर्ट पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने न केवल सवाल खड़े किए, बल्कि इस रिपोर्ट को एक निजी संस्थान की रिपोर्ट भी बताया। वहीं दून पुलिस ने सर्वे एजेंसी को नोटिस तक जारी कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 की रिपोर्ट को उत्तराखंड बीजेपी ने फर्जी बताया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक फर्जी सर्वे के जरिए प्रदेश की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। पार्टी जिस तरह से पूरे देश में आधारहीन हो गई है, उसी प्रकार से वो आधारहीन बेतुके बातों पर प्रदर्शन कर रही है और एक फर्जी सर्वे के आधार पर वो प्रदेश की छवि को खराब करने की प्रयास कर रही है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से उनका केंद्रीय नेतृत्व पूरे देश की छवि को विश्व के पटल पर देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदेश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि जिस सर्वे की वो बात कर रहे हैं वो सर्वे बेतुका है, आधारहीन है, किसी प्रकार का उनके पास इस बात की आधार नहीं है कि वो सर्वे किसी के द्वारा किया गया और अथेंटिक एजेंसियों के द्वारा भी उसको फर्जी बताया गया है। ऐसे पहले उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि देहरादून महिलाओं के लिए हर तरह से सुरक्षित शहर है। देहरादून को महिला सुरक्षा के लिहाजे से असुरक्षित बताने वाली रिपोर्ट निजी संस्था ने बिना आधिकारिक डेटा इस्तेमाल किए एक छोटे से सैंपल सर्वे के आधार पर जारी की है। इसका सरकार या महिला आयोग से कोई लेना देना नहीं है। के माध्यम से जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक सर्वे कराया गया है, जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए अनसेफ माना गया है। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय राहटकर जी से भी बात हुई है कि मैंने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोई ऐसा सर्वे है, तो उन्होंने पूरी तरह से नकारा है कि कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, देहरादून में महिलाएं सुरक्षित है। सरकार पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ी है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग रात दिन महिलाओं के साथ, महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, देहरादून में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। इधर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि ये सर्वेक्षण ना तो राज्य महिला आयोग और ना ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने कराया है। इसमें किसी भी सरकारी सर्वेक्षण संस्था को शामिल नहीं किया गया है। सर्वेक्षण में शामिल किए गए देश के 31 शहरों में टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर डेटा एकत्रित किया गया है। इसमें सिर्फ 12,770 महिलाओं को ही शामिल किया गया, जिसमें दून की मात्र 400 महिलाएं शामिल हैं, जबकि यहाँ महिलाओं की आबादी करीब 9 लाख है। एसएसपी अजय सिंह ने महिला अपराधों की रोकथाम के लिए संचालित सभी माध्यमों की विवेचन रिपोर्ट साझा की, जिसमें दून महिला सुरक्षा में देश के सुरक्षित शहरों में भी आगे का स्थान प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि शोध मापदंडों का उल्लंघन कर डेटा एकत्रित किया गया है। कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। इस मामले की गहनता से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक कोई भी सर्वे, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज और बहुत सारे लोग विभिन्न तरह के सर्वे करते हैं, बट डेफिनेटली जब ऐसे सर्वे किए जाते हैं और अगर किसी अथॉरिटी से कंसर्न है, अगर वो पुलिस से हो, प्रशासन से हो या किसी विभाग से हो, सरकार से हो, तो डेफिनेटली उनको भी वहाँ पर एक बार जरूर उस वर्जन को उनका मंतव्य जानना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं इस फील्ड में, जिससे कि सही वर्जन आ पाए। या ऐसी कोई फाइंडिंग निकाली गई है तो उसको भी संबंधित को जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि क्या बेहतर सुझाव उनके जो आते हैं उस पर हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या उसके बाद कर सकें। लेकिन अभी तक देखा गया है कि सिर्फ एक सेंसेशनल न्यूज़ की तरह ये सर्वे अभी प्रसारित हो रहा है। तो मैं सभी को फिर से यह अश्योर करना चाहूँगा, चाहे वो देहरादून के हमारे माताएं बहनें हों, चाहे बेटियां हों, सभी को अश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरह का कोई पैनिक नहीं है जैसा, और उनकी सुरक्षा के लिए देहरादून पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है।
सर्वे रिपोर्ट सही है या नहीं, इस बात से परे रिपोर्ट सामने आते ही विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने यहां तक कह दिया कि एक जमाने में देहरादून शहर की तारीफ होती थी, लेकिन आज महिलाओं के लिए शहर सुरक्षित नहीं है और इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। शार महसूस कर रहे हैं। देहरादून जो एक ज़माने में अपनी खूबसूरती के लिए, अपने मौसम के लिए, अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए, घाटियों के लिए, बर्फ़ के लिए, यहाँ की बरसात के लिए, यहाँ के चावल के लिए, यहाँ की चाय के लिए, यहाँ की लीची के लिए प्रसिद्ध होता था पूरे देश और दुनिया में, आज लोग इसलिए जान रहे हैं कि वो शहर जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात था, वो शहर आज महिलाओं के लिए असुरक्षित है। देश के 10 ऐसे शहर जिनमें सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन है, उसमें देहरादून शुमार हो गया है। ये हमारा सर शर्म से नीचे करता है और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा के मामले तक अगर सारी महिलाओं के खिलाफ अपराध, रेप, हत्या, बलात्कार, ये सारी घटनाएं आप देखेंगे, हर दूसरे मामले में तो बीजेपी का आदमी है। अनामिका शर्मा जो बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष थी, अपनी 13 साल की बेटी को राक्षसों के हाथ सौंप दिया, उसका रेप हो गया। इसी प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में पुलकित आर्य, इसी प्रकार से मुकेश बोरा, इसी प्रकार से सल्ट, इसी प्रकार से चंपावत, इसी प्रकार से संतोषा, सारे मामलों में देखेंगे हर दूसरे मामले में महिलाओं के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई पदाधिकारी शामिल है। सर्वे एजेंसी से देहरादून के पुलिस के नोटिस का क्या जवाब मिलता है, ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट पर राजनीति कहीं से सही नहीं है, जिसमें देहरादून की कुछ महिलाओं से बात कर रिपोर्ट तैयार की हो। विपक्ष अक्सर आरोप लगा रहा है कि पहाड़ी राज्यों में महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि राजधानी दून महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसके मुख्य हैं पुष्कर सिंह धामी। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के मुखिया को बदला जा सकता है, जिस अफवाह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विराम लगा दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में धामी सरकार के कैबिनेट विस्तार से लेकर बीजेपी नेताओं की नाराजगी तक तमाम तरह की चर्चाएं इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चल रही है। इस बहाने कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, लेकिन इन सब चर्चाओं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सभी सवालों के जवाब दिए। ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया सब करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में ये ट्रेंड बन गया है और लोग इस धारणा के साथ सोते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार 5 साल नहीं अपने कार्यकाल को चला पाएंगे। यही वजह है कि अभी सब लोग इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया सब करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं की चिंगारी पंचायत चुनाव के दौरान अराजकता के तमाम घटनाक्रम से शुरू हुई। इसके बाद धराली आपदा में मुख्यमंत्री धामी के अकेले दौड़ने से लेकर विधानसभा में मॉनसून सत्र, विपक्ष के हंगामे ने कई तरह के सवाल खड़े किए। इस बीच कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद कई सवाल उठे, क्योंकि पोस्ट करने वालों के खिलाफ देहरादून में मामला दर्ज किया गया। कि ऐसी बात को सोशल मीडिया पर कहने से प्रदेश में आपदा के कार्य, आपदा राहत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के दिल्ली जाने से आपदा के कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। महामहिम श्री भी कुछ 2-3 दिन से यहाँ वहां थे, तब आपदा के कार्य प्रभावित नहीं हुए। वैसे
बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन पुलिस के इस अधिकारी के कृत्य से ऐसा लग रहा है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपदा के समय प्रदेश के रहनुमा बाहर चले गए। लेकिन ये बड़ी बात है कि ये चर्चा कोई करे कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी जहां से भी ढूंढ के लाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद हुए मामला दर्ज को लेकर विपक्ष के नेता गणेश गोदियाल ने सरकार और जिला प्रशासन की कार्यशैली को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन फिलहाल ये मामला शांत है और महेंद्र भट्ट का संदेश भी साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर गंभीर हैं, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्रियों के विभागों की स्थिति ठीक नहीं है, खासकर लोक निर्माण विभाग की, जिनके मंत्री हैं सतपाल महाराज। दूसरी बड़ी बात यह है कि मामला नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा से जुड़ा हुआ है, फिर भी तस्वीरें नहीं बदल रही। इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें उधम सिंह नगर के बाजपुर की है, जहां नेशनल हाईवे 74 से केशोवाला को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। और बात 1-2 वर्ष की नहीं बल्कि 15 वर्षों से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। अपने आप को विकास पुरुष कहलाने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के विधानसभा यानी बाजपुर इलाके में सड़क की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां गड्ढों में सड़क ढूंढना मुश्किल है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार शिकायत, लेकिन कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी प्रदर्शन किया था इस रोड पे, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। आप देख ही रहे हैं, इसको 15 साल के करीब हो गए इस रोड को पड़े हुए। हमने कई नेताओं से इस बारे में संपर्क किया, लेकिन वही आश्वासन के तौर पे हमको सिर्फ लॉलीपॉप मिला है। वैसे तो यहाँ की सरकार अपनी सरकार अपने द्वार कहती है, लेकिन यहाँ का जो संबंधित विभाग है, जो इस रोड जिस विभाग के अंदर ये रोड आती है, इस पे देखने की स्थिति में ही नहीं है। शायद वो इसको भूल गया है कि बाजपुर में कोई NH74 से लेकर केशवाल तक रोड भी पड़ा हुआ है। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे रोड भी नहीं दिखाई दे रही सिर्फ गड्ढों के अलावा। उधम सिंह नगर की बाजपुर से 3 बार यशपाल आर्य विधायक बने हैं और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन आज तक इस रोड की सुध नहीं ली। अब बात करते हैं यहाँ से लगातार 2 बार सांसद रहे अजय भट्ट की, तो आरोप है कि उन्होंने भी कभी इस रोड को बनाने का प्रयास नहीं किया। इस समय बरसात का समय है, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं लगातार। आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ के टीचर्स भी गिर मर के जैसे तैसे यहाँ लोग आते हैं। आप यहाँ की दुर्दशा मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ की जो गर्भवती महिलाएं हैं अस्पताल आती जाती हैं, उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी नेता जनप्रतिनिधि किसी के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि वो इस बार ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में उनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि यदि रोड नहीं तो वोट नहीं। प्रदेश के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठकर जवाबदेही तय कर रहे हैं, तो सांसद और विधायक के साथ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके से नेता प्रतिपक्ष हो, जिस इलाके से सांसद सत्ताधारी पार्टी का हो, उसी इलाके की अनदेखी की जा रही है। से लेकर केशववाला तक नहर वाला जो रोड है, इसकी दशा बहुत बुरी हो चुकी है। कम से कम 15-20 साल से बिल्कुल नहीं पड़ा है। और एक महेशपुरे से लेकर बाजपुर गांव तक का इतना बुरा रास्ता हो रहा है कि बच्चे रोजाना स्कूल से आते हैं, जाते हैं, गिरते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। अब से 15-20 साल हो चुके हैं इस रोड को पड़े हुए, लेकिन कोई भी नेता इसे देखकर राजी नहीं है। यहाँ आकर देखें और इसकी समस्या दूर करें, नेता प्रतिपक्ष भी या जो भी हैं, हमारे यही कहना है। बाजपुर इलाके के सांसद बीजेपी से हैं और विधायक नेता प्रतिपक्ष हैं, फिर भी तस्वीर नहीं बदल रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार राज्य के मुखिया हैं। सवाल है कि अगर मुखिया को ही सब कुछ देखना और करना है, तो फिर कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का क्या काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे बने रिजॉर्ट होटलों पर हाईकोर्ट रिपोर्ट मांग ली है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी को आदेश दिया है कि वो 4 हफ्तों में सभी होटल रिजॉर्ट समेत निर्माण की जांच करे जो वीडियो फोटो के साथ हो। कोर्ट ने कहा है कि जांच पूरी कर पूरी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें। इसके साथ ही कोर्ट ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी कोर्ट में मंगाया है। आज कोर्ट में डीएम उत्तरकाशी और सिंचाई विभाग के अधिकारी पेश हुए और जांच के लिए टाइम मांगा है। बता दें कि हिमालयन नागरिक दृष्टि मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे जमकर निर्माण हुआ तो मानकों के खिलाफ खनन हो रहा है, जिससे उत्तरकाशी में बाढ़ आ रही है। याचिका में इन इलाकों में निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि बड़ेती से गंगोत्री तक पूरा क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आता है और यहाँ पर एनजीटी के कड़े मानक रखे गए। दृष्टि मंच द्वारा दायर एक पीएल थी जिसमें जो बीच में दैवीय आपदा हुई है उत्तरकाशी जिले में भीषण दैवीय आपदा, तो उसके बाद की परिस्थितियों में एक पीएल फाइल की गई है। इसका ये था कि ये जो गोमुख से लेकर के उत्तरकाशी तक जगह जगह पर लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए हुए हैं और कुछ रिजॉर्ट्स भी बन गए हैं, और जिसकी वजह से जो नदी का जो फ्लड है का जो एरिया है या उसकी जो तीव्रता है वो कुछ दूसरी तरफ अपनी दिशा चेंज कर ले रही है और जिससे ये विनाशकारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। तो इसमें कल ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर को कोर्ट में तलब किया हुआ था और आज ये दोनों ही वर्चुअली अपेयर हुए और इनका ये कहना था कि अब इसका जो मुआयना करने के लिए मुआयना करने के लिए और वास्तुस्थिति पता करने के लिए क्या ऐसा है तो एक समय चाहिए होगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 4 हफ्ते का टाइम दिया है, जिसके अंतर्गत इनको एक स्टेटस रिपोर्ट और जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनकी एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। हमारी गंगोत्री विधानसभा के अंदर उत्तरकाशी के अंदर हम लोग नदी से लगे और नालों से लगे हुए हमारी भूमि, क्योंकि 85% के लगभग वन भूमि है और जो सिविल लैंड है जिस पे लोगों के अपने खेत है, अपने खलिहान है, उस तरह से लोगों ने अपने मकान बनाए। लेकिन अब जब एनएच और जब यात्रा चली तो यात्रा के उससे होटल बने हैं, ढाबे बने हैं, लेकिन अपनी ज़मीनों पे लोगों ने बनाया है। यहाँ पर लगातार सन 1978 में बाढ़ आई, लोगों की हजारों नाली गंगा की चपेट में जो है भेंट चढ़ गई और पहाड़ में जब ज़मीन चली जाती है तो पता नहीं लगता कि यहाँ पे जो है इनके खेत थे। इसी तरह से 78 में गाद भरी आपकी जो है डबरानी झील बनी, उसके बाद फिर 2003 में बाढ़ आई, जगह जगह गदरे नाले उफान पे आए, गंगा जी में दुनिया भर का गाद आया, उस समय भी लोगों का नुकसान हुआ। 2013 में भी बहुत भयंकर 80 गंगा से लेके और पूरी गंगा नदी पे बाढ़ आई, लोगों की ज़मीन भी गए, मकान भी गए, लेकिन भूमि लोगों की अपनी है और उस समय बने थे, एनजीटी की कानून है, लेकिन आदमी के पास उसके अलावा कहीं जगह नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।